हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिल को फिर से एक बार कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की क्लास मिल के ऊपर लास्ट क्लास होने वाली हमारी। और इस क्लास में हम कुछ मिल के ऊपर PYQ देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ उनको 10 एक क्वेश्चन को हमने इसमें ऐड किया हुआ है, तो उनको भी आज हम इस क्लास में देखेंगे। और आगे से जितनी भी क्लासेज आएंगी और उनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको PYQ या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस ऊपर की पढ़ी होंगी या आपने मिल के ऊपर जितने भी टॉपिक्स पढ़े होंगे उन पे आपको एक एक करके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले या फिर आप एक रिवाइज करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मिल एक अनिच्छुक या विरक्त प्रजातंत्रवादी। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि मिल एक अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी है। ठीक है, मिल एक विरक्त ऑब्लिक अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी। क्यों कहा जाता है इसको कि यह एक अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन को हम नहीं मान के चल सकते, क्योंकि एक तरफ मिल कहता है कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र होना चाहिए, एक तरफ मिल लोकतंत्र की बात करता है, तो दूसरी तरफ वही मिल कहता है कि लोकतंत्र में सभी को वोटिंग का राइट्स नहीं होना चाहिए, सभी को वोटिंग का राइट्स नहीं होना चाहिए। फिर मिल कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संपत्तिशाली लोग हैं, उनको अतिरिक्त वोट मिलना चाहिए। फिर मिल आगे कहता है कि जो वोटिंग का अधिकार होगा, वोट देने का जो अधिकार होगा, वो सार्वभौमिक नहीं होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिल बताने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब है कि एक तरफ तो मिल कह रहा है लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र अच्छी शासन प्रणाली है। दूसरी तरफ लोकतंत्र में यह माना जाता है कि लोकतंत्र भाई सबके लिए खुली होती है, सबको एक समान अधिकार देने की बात करता है लोकतंत्र। तो मिल कहता है कि इस लोकतंत्र में सभी को एक समान अधिकार नहीं होगा। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो संपत्तिशाली लोग होंगे, उनके पास ज्यादा राइट्स होंगे, है ना। तो मिल अब इससे एक दर्शन यह निकल कर सामने आता है कि मिल एक तरफ तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो भेदभाव भी कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि लोकतंत्र की बात तो कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में उसकी इच्छा सभी के लिए लोकतंत्र प्रदान करने की नहीं है, सभी को लोकतंत्र में अधिकार देने की बात मिल नहीं करता है। तो इस तरीके से चीजों को आप देखेंगे। अब यहां पर एक एक करके हम समझते हैं। इसीलिए बेपर जैसे विचारकों ने मिल को क्या बोला, अनिच्छुक या विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। कि इसका कारण क्या है, क्यों कहा जाता है, एक एक करके समझते हैं। पहला नंबर, मिल सभी समाजों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को उपयुक्त नहीं मानता है। मिल कहता है कि केवल विकसित देश में ही लोकतंत्र चल सकता है, बाकी अन्य देशों में लोकतंत्र नहीं चल सकता। ठीक है, मिल कहता है कि लोकतंत्र उपहार नहीं बल्कि क्या है, एक आदत है। ये सब कोटेशन आपको याद करने पड़ेंगे। मिल कहता है यह कुलीनों के द्वारा ही लोकतंत्र जो है संभव हो सकता है, लोकतंत्र गरीबों के लिए नहीं होता। बल्कि मिल कह रहा है लोकतंत्र जो है ये अमीरों के लिए होता है। मिल के अनुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए लोकतांत्रिक समाज आवश्यक है। यह भी इंपॉर्टेंट है। मिल कह रहा है कि लोकतंत्र जहां अगर हमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लानी है, तो ऐसे में हमें लोकतांत्रिक उदारवादी समाज के बिना हम लोकतंत्र नहीं ला सकते। तो मिल उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए लोकतांत्रिक समाज के ऊपर बल देता है और कहता है कि दूसरे अन्य समाजों में जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर उदारवादी समाज नहीं है, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आ सकती, ऐसा मिल का मानना है। तो इसीलिए मिल कह रहा है, इसीलिए मिल को अनिच्छुकवादी लोकतंत्र या विरक्त प्रजातांत्रिक कहा जाता है। इसका पहला कारण आपने देख लिया। अब दूसरे कारण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको पॉइंट्स वाइज देखेंगे सारे कारण। वेपर हैज कॉल्ड मिल अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट
The reason for this is the mill does not consider the democratic system suitable for all societies. पहली बात तो मिल कहता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सभी सोसाइटीज के लिए सुटेबल नहीं है। वो कहता है कि डेमोक्रेसी इज अ नॉट गिफ्ट बट अ हैबिट, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द एलाइट्स। मिल कहता है कि डेमोक्रेसी को केवल इलाइट्स चला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल, democratic societies are necessary for the democratic system for the of गवर्नेंस। तो मिल यहां पर बता रहा है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जहां पर होंगी वहीं पर डेमोक्रेटिक सिस्टम चल सकता है, जहां पर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज नहीं होंगी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है। दूसरा, वह बेंथम के एक व्यक्ति एक मत एक मोल को नकार कर बहुल मतदान का समर्थन करता है, इसीलिए मिल को विरक्त प्रजातांत्रिक भी कहा जाता है। जबकि लोकतंत्र का लक्षण क्या है? एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन मिल ने तो एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य को नकार दिया। मिल ने तो कहा एक व्यक्ति जो है बहुल मतदान कर सकता है, यानी एक व्यक्ति के पास मैक्सिमम 5 वोट का राइट होना चाहिए, उनके पास जो संपत्तिशाली और या जो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो क्या ये लोकतंत्र में सही है कि एक व्यक्ति 5 वोट दे, एक व्यक्ति जो अनपढ़ है उसको एक भी वोट मिलने का अधिकार ना हो? तो इसीलिए मिल तो लोकतंत्र की बात यहां पर कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र में भी वह भेदभाव कर रहा है। ठीक है, जहां शिक्षित व संपत्तिशाली व्यक्ति को औरों से ज्यादा वोट देने का अधिकार होता है, मिल कह रहा है। मिल ने एक व्यक्ति एक मत और बहुमत के शासन की संकल्पना को क्या बोला? झूठा बोला। सेकेंड पॉइंट है, he rejects Bentham's one man one vote and one value and supports plural voting. ठीक है, where educated and wealthy people have more voting rights than the others. Mill called the concept of man one vote and one vote and majority rule of a false democracy. फिर अगला मिल को क्यों विरक्त प्रजातांत्रिक कहा जाता है? अगला कारण यह है कि मिल ने बेंथम के गुप्त मतदान की बजाय खुले मतदान का समर्थक है, ताकि विवेकशील को देखकर क्या कर सके? हाथ खड़ा कर सके। ठीक है, तो ये बात मिल आगे बताने का प्रयास कर रहा है। फिर नेक्स्ट है, वह बेंथम के विपरीत लॉर्ड सभा को बनाए रखना चाहता है, लेकिन इसके संगठनात्मक ढांचे में सुधार होना चाहिए। बेंथम ने जहां पर लॉर्ड सभा को समाप्त करने की बात की, वहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल लॉर्ड सभा में या लॉर्ड सभा को बनाए रखना चाह रहा है और कह रहा है कि लॉर्ड सभा है जो उसमें थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध मिल ने किया हुआ है, जबकि लोकतंत्र का लक्षण क्या है? सार्वभौमिक या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है ये डेमोक्रेसी का बेसिक या फंडामेंटल फीचर है, जबकि इसी बात को नकार रहा है मिल कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो मिल ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध किया है। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे जो अभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और नेट के पेपर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे और आप यकीन मानिए कि ये पीपीटी आप एक बार पढ़ लेंगे तो 2018-20 जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आप इजिली कर ले जाओगे। थर्ड पॉइंट, मिल इज in favor of open voting instead of Bentham's secret ballot so that the unreasonable can raise their hand in front of the rational. Unlike Bentham, he wants the retain the House of the Lords, but its organizational structure should be improved. ठीक है, जहां बेंथम ने लॉर्ड सभा को समाप्त करने की बात की, वहीं पर मिल कह रहा है लॉर्ड सभा समाप्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि लॉर्ड सभा बनी रहे, लेकिन लॉर्ड सभा के ऑर्गेनाइजेशन में उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अपोज्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो ये मिल के जो है मिल को विरक्त या अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी इसीलिए कहता है। कुछ इसके कारण थे, आपने 1 2 3 4 करके यहां पर देख लिया। अब आगे देखते हैं कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संबंध में मिल के क्या विचार है। मिल्स व्यू ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। जे.एस. मिल राजनीतिक क्षेत्र में तो विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके व्यक्तिवाद व उदारवाद का समर्थन करता है।
ठीक है, मिल यहाँ पर कह रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में मिल जो है व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मिल कहता है कि व्यक्ति के मामले में, चाहे वो राजनीतिक मामला हो चाहे कोई सा भी मामला हो, उसमें राज्य को किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। खास करके विचार और अभिव्यक्ति के मामले में व्यक्ति को पूर्णतः आजादी होनी चाहिए। तो ये बातें मिल कह करके व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, दूसरा उदारवाद का समर्थन करता है मिल। वहीं मिल ने आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी मूल्यों के साथ साथ समाजवादी मूल्यों का समावेश करता है। अब देखिए उदारवादी क्षेत्र में क्या मतलब होता है कि जहां पर उदारवादी कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब वहीं पर समाजवादी मूल्यों का क्या मतलब होता है कि समाजवादी मूल्य का मतलब है कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का उचित हस्तक्षेप जरूरी है। तो मिल ने उदारवाद और समाजवादी मूल्यों को बाजार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिला दिया है या समावेश कर दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा यहां पर अब अगली बार टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं कि मिल ने आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और समाजवाद दोनों के मूल्यों को समावेशित करता है या दोनों के मूल्यों को मिला देता है। इसी कारण से मिल को क्या बोला जाता है, मिल को गुण सापेक्ष समाजवाद का अधिवक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। In the political field, J.S. Mill supports individualism and liberalism by proving comments freedom of the thought and expression. Whereas in the economic field, he includes socialist value among with the liberal values. ठीक है, मिल इकोनॉमिक फील्ड में क्या इंक्लूड करता है, सोशलिस्ट वैल्यूज को एंड लिबरल वैल्यूज को, दोनों को क्या करता है, दोनों को एक साथ ला देता है। इसीलिए मिल को क्या बोला जाता है, फॉर दिस रीजन J.S. मिल इज कॉल्ड एन एडवोकेट ऑफ अ क्वालिटी रिलेटिव सोशलिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक चीजों को समावेश करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक चीजों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मिल कहता है कि आर्थिक क्षेत्र में मिल पर व्यक्तिवाद की जगह समाजवाद की छाप दिखती है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिल ने राज्य के द्वारा हस्तक्षेप का समर्थन तो किया है, लेकिन पूर्णतः जो है राज्य का नियंत्रण बाजार पर नहीं होना चाहिए। ऐसा मिल कहता है कि राज्य जो है बाजार में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से अपना इंटरफेयर जो है राज्य बाजार में नहीं करेगा। ठीक है, बारकर कहता है कि मिल व्यक्तिवादी व समाजवादी युग को जोड़ने वाली कड़ी है, ऐसा बारकर का कहना है। मिल के मत में व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने इच्छा अनुकूल उत्पादन का अधिकार है। तो यहाँ पर मिल जो है उदारवाद को प्रमोट कर रहा है। मिल कहता है कि व्यक्ति के पास अपनी क्षमताओं का उपयोग कर ले, ठीक है, और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने इच्छा के अनुसार वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, किसी भी चीज का उत्पादन कर सकता है। जैसे कि उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का क्या है, स्वयं स्वामी है, और जो कुछ भी व्यक्ति हासिल करता है वह समाज का ऋणी नहीं है, न तो किसी व्यक्ति का ऋणी है, क्योंकि व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी क्षमता से किया हुआ है। तो इसी को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। जैसे कि आपने सीबी मैकफरसन को पढ़ा होगा, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, अपनी पुस्तक में बताया कि स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद क्या होता है। ठीक है, इन द इकोनॉमिक स्फीयर मिल शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म रेदर देन द इंडिविजुअलिज्म। आपको यहाँ पर समझना है कि इकोनॉमिक क्षेत्र में या इकोनॉमिक सेक्टर में मिल ने इंडिविजुअलिज्म की जगह सोशलिज्म को प्रमोट किया है, लेकिन मिल ने प्रॉपर जो है सोशलिज्म को प्रमोट नहीं किया है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, पूर्णतः समाजवाद के हवाले नहीं कर दिया बाजार अर्थव्यवस्था को। ठीक है, मिल ने पूर्णतः बाजार अर्थव्यवस्था को राज्य के हवाले नहीं किया है। मिल कहता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं से कुछ भी उत्पादन कर सकता है, व्यापार कर सकता है। हाँ, समय आने पर, समय समय पर राज्य जो है इस बाजार को अपने नियंत्रण में रखेगा। राज्य के द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जा सकता है। That's why Barker says that mill is the connecting link between the individualistic and the socialistic eras. Sorry. In Mill's opinion, a person has the right to produce as per his wishes by using his abilities.
आगे देखिए, मिल के मत में संपत्ति क्या है? एक सामाजिक संस्था है। मिल कहता है संपत्ति जो है एक समाज की संस्था के रूप में है तथा मानव जाति के लिए संपत्ति क्या है? आवश्यक भी है। अब मिल के संबंध में संपत्ति को लेकर क्या विचार है? अब मिल कहता है कि संपत्ति क्या है? एक सामाजिक संस्था है और संपत्ति व्यक्ति के विकास के लिए, मानव जाति के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आगे मिल कहता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरों को दे सकता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर जो है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। मिल भू संपत्ति का भी समर्थन करता है। ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी का भी ये समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। मिल जो है पूंजीपतियों व श्रमिकों के बीच सामंजस्य पैदा करने का प्रयास करता है, जैसा कि अन्य समाजवादी कहते हैं कि पूंजीपति और श्रमिकों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, न कि शोषण होना चाहिए। तो मिल ने भी क्या किया है? पूंजीपति और मजदूरों के बीच में सामंजस्य पैदा करने का प्रयास किया है। उसने प्रतिस्पर्धी व्यापार का भी समर्थन किया है। अब यहाँ पर प्रतिस्पर्धी व्यापार का मतलब क्या होता है कि प्रतिस्पर्धी व्यापार जो है ये उदारवाद का लक्षण है। मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, है ना, ये सब क्या है? ये सब उदारवाद के लक्षण है। तो मिल के बाजार अर्थव्यवस्था में उदारवाद और समाजवाद दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मिल ने बाजार अर्थव्यवस्था में पूर्णतः समाजवाद का समर्थन किया है। ठीक है, तो जहां पे पूर्णतः शब्द आ जाएगा वहां पर गलत हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मिल के बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में या मिल के अर्थव्यवस्था के संबंध में समाजवाद और उदारवाद दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि समतावादी विचारकों के विचारों में आपको देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, प्रॉपर्टी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इज नेसेसरी फॉर मैनकाइंड्स। अ पर्सन कैन गिव हिज प्रॉपर्टी टू अनदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिल ऑल्सो सपोर्ट्स लैंड प्रॉपर्टी। मिल ट्राइज टू क्रिएट हार्मोनी बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स। अब मिल के महिलाओं के संबंध में क्या विचार हैं, स्त्रियों के संबंध में क्या विचार हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन पुस्तक में मिल स्त्री समानता का समर्थन करता है कि मिल कहता है कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि समाज में पुरुषों को मिला हुआ है। आप देखेंगे जब फेमिनिज्म आपने पढ़ा होगा तो मैरी वोllstonecraft के साथ साथ जेएस मिल का भी नाम आपने देखा होगा कि मिल ने भी महिलाओं की समानता के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया है। मिल ने 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्त्री समानता का समर्थन किया है। मिल कहता है कि मताधिकार के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के जितना ही अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में ही उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिला हुआ है, उतना ही अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। नौकरी और या कह लें संपत्ति, ठीक है, नौकरी और संपत्ति के क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरुषों के जितना ही अधिकार मिलना चाहिए। तो ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिसमें मिल ने महिलाओं को पुरुषों के जितना ही अधिकार देने का समर्थन किया है। ये सेक्टर्स आपको याद होना चाहिए, मताधिकार, शिक्षा के क्षेत्र, नौकरी या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। ठीक है, इन द बुक सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, मिल सपोर्ट्स women equality. Mill has supported women equality in 3 important areas: voting rights, education and job और property. ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि मिल ने महिलाओं के लिए 3 कौन से ऐसे सेक्टर्स की पहचान की है, ये 3 ऐसे कौन से एरिया के पहचान किया है जिसको मिल ने स्त्री पुरुष समानता के संदर्भ में देखा हुआ है। तो वोटिंग का राइट कह रहा है मिल कि जितना मेल को वोटिंग का राइट होना चाहिए उतना ही फीमेल को होना चाहिए, जितना एजुकेशन का राइट मेल को है उतना ही फीमेल को है। ठीक है, जितना जॉब में मेल को राइट्स है उतना ही फीमेल्स को भी राइट होना चाहिए। तो ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहां से। मिल के मत में स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान वस्तु होती है, जबकि स्त्री पीड़ित होती है और उसे समाज द्वारा अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है। मिल कहता है महिलाओं की दयनीय स्थिति का कारण क्या है? मिल के अनुसार महिलाओं की दयनीय स्थिति या महिलाओं का समाज में पिछड़ेपन का कारण क्या है? पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो मिल ने पैट्रियार्कल सोसाइटी का विरोध किया है, ध्यान रखना ये चीज। मिल ने पैट्रियार्कल सोसाइटी का विरोध किया है, ना कि समर्थन। तो मिल कह रहा है कि समाज में जो महिलाएं हैं वो पीड़ित क्यों हैं? क्योंकि उनके पीछे, पीड़ित होने के पीछे क्या है?
कि महिलाओं को लंबे समय से गुलाम बना के रखा गया है, जिसकी वजह से उनकी क्षमताओं का प्रॉपर विकास नहीं हो पाया है। अब स्त्रियों की स्थिति दासों से भी बुरी मानी है मिल ने कहा कि दासों का विकास हो जाने पर, जैसे अरस्तु ने कहा कि दासों के अंदर विवेक आ जाएगा तो उनको मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन महिलाओं के अंदर विवेक आ जाने के बाद भी पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं किया, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। तो इसीलिए मिल कहता है कि दासों से भी बदतर स्थिति जो है महिलाओं की समाज में बनी हुई है। मिल कहता है इंग्लैंड में स्त्रियों की निम्नतर स्थिति की आलोचना करता है और इस निम्नतर स्थिति के पीछे कारण बताता है कि पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है। मिल कहता है कि महिलाओं की निम्नतर स्थिति समाज में क्यों है, इसके पीछे रीजन है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं की स्थिति दीनहीन कर रखा है, मतलब शोषण कर रखा है, महिलाओं को पूरी तरीके से उनका शोषण हो रहा है, ठीक है। दासों से भी उनकी स्थिति बदतर हो रखी है। इन मिल्स ओपिनियन फ्रीडम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स whereas women suffers and is not given the opportunity by society showcase her abilities. The condition of women is worse than that of slaves. Mill criticizes the low status of women in England. इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड यूरोप का डेवलप्ड देश था, विकसित देश था, है भी, ठीक है। और जब इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में महिलाओं की दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि एशिया जैसे पिछड़े हुए समाज में, अफ्रीका जैसे पिछड़े हुए देशों में महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी, है ना। कि जब ब्रिटेन में महिलाओं को दासों से भी बदतर कंडीशन में रखा जा रहा था, तो उसी समय भारत जैसे देशों में महिलाओं के साथ जानवरों से भी बर्बरता के साथ व्यवहार किया जाता था, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब देखिए, जो महिलाओं को लेकर भारत में सुधार हुआ, चाहे वो सती प्रथा को लेकर हो, चाहे बाल विवाह को लेकर के हो, है ना, इन सब के पीछे मिल के विचार बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक आया, ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आया, मिल के विचारों से प्रभावित हुआ, बेंथम के विचारों से प्रभावित हुआ। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के विचारकों ने जो महिलाओं को लेकर या समाज में जो सुधार को लेकर जो अपने आइडियाज दिए, उन आइडियाज का प्रभाव जो है भारत के क्षेत्र में या एशिया के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है आपको। अब आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है, इसकी पुस्तक है। इसमें मिल ने लिखा है कि यौन अंतर राजनीतिक अधिकारों के बंटवारों का आधार नहीं होना चाहिए। मिल कहता है कि सेक्स के आधार पर, ठीक है, मेल एंड फीमेल के आधार पर पॉलिटिकल सिस्टम का बंटवारा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल राइट्स जो है मेल को ज्यादा मिल जाए या पॉलिटिकल राइट्स फीमेल को कम मिल जाए। तो इस आधार पर पॉलिटिकल राइट्स का बंटवारा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये मिल की पुस्तक है, में मिल ने औद्योगिक कार्यों में स्त्री पुरुष समानता का समर्थन करता है, ठीक है। मिल कहता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, या कह लें कि इंडस्ट्रियल एरियाज में, ये इंडस्ट्रियल वर्क में मेल एंड फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। यानी औद्योगिक क्षेत्र में अगर कोई पुरुष 10 घंटे काम करता है, उसको 100 रुपया मिलता है, तो वही स्त्री 10 घंटे काम करेगी तो उसको भी 100 रुपया ही मिलना चाहिए। मिल ने इसकी वकालत करता है। मिल कह रहा है जितने अधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं उतने ही अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो जॉब या अपॉर्चुनिटी कुछ भी सेक्टर्स हो, ठीक है। इन सब में पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मिल रोट दैट सेक्सुअल डिफरेंस ought to not to be the basis for the distribution of the political rights. In principle of political economy, Mill advocates gender equality in the industrial work. Mill कहता है कि अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में कहता है कि इंडस्ट्रियल वर्क सेक्टर्स में मेल एंड फीमेल, यहां पर जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर को लेकर कि मेल है तो उसको ज्यादा राइट्स, फीमेल है तो उसको ज्यादा राइट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मिल को अगर सामान्य शब्दों में समझें तो मिल ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बात की है कि महिलाओं को पुरुषों की जितनी ही समानता मिलनी चाहिए। और मिल ने बोला सबसे बड़ी बात कि महिलाओं की दयनीय स्थिति क्यों है समाज में, इसके पीछे है पितृसत्ता, ठीक है। तो मिल पितृसत्ता का समर्थन नहीं करता, मिल पितृसत्ता का विरोध करता है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मिल कहता है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण स्त्रियों को कम वेतन मिलता है, इस प्रकार वे पुरुषों की
अनुगामिनी बन जाती है। ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मिल कह रहा है कि समाज में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, जिसमें यह माना गया है समाज में पूर्वाग्रहों में कि महिलाएं कमजोर होती हैं और पुरुष शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसको ज्यादा वेतन, ताकतवर लोगों को ज्यादा वेतन और कमजोर महिलाओं को कम वेतन मिलना चाहिए। मिल कहता है कि यदि स्त्री को पूर्ण आजादी मिल जाए और वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके तो समाज के पास गुणवत्ता का भंडार काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी बात मिल कहता है। ठीक है, ये कोटेशंस है, इंपॉर्टेंट है, को ध्यान रखना। पीजीटी, टीजीटी, DSSB यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ पर बने रहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप अच्छे से एनालाइज करके पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान रख के पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होती जाएगी आगे। अब मिल के अनुसार महिला असमानता प्राकृतिक नहीं है बल्कि सामाजिक है, जो पितृसत्तात्मक समाज की देन है। अब मिल कह रहा है कि महिलाओं, समाज में महिला की जो निम्नतर स्थिति बनी हुई है वह ईश्वर ने, प्रकृति ने नहीं बनाया बल्कि वह समाज ने बनाया, वह सामाजिक है। और सामाजिक क्यों है? क्योंकि समाज में पितृसत्तात्मक समाज बना हुआ है। पैट्रियार्की सोसाइटी के कारण महिलाओं की स्थिति में असमानता देखने को आपको मिलेगी। महिलाओं की दीनहीन स्थिति के पीछे कारण क्या है? तो मिल कहता है कि महिलाओं की दीनहीन स्थिति के पीछे कारण है पितृसत्तात्मक समाज, ना कि प्राकृतिक स्थिति। ठीक है, मिल कहता है परिवार तानाशाही की क्या है? पाठशाला है। परिवार से ही महिलाओं की स्थिति दीनहीन शुरू हो जाती है, महिलाओं का शोषण यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिल इनइक्वालिटी अगेंस्ट वीमेन इज अ नॉट नेचुरल, ध्यान रखना, बट सोशल, अ रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। मिल सेज द फैमिली इज द स्कूल ऑफ टायरेनी। तो इस तरीके से आप मिल को देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू मिल और बेंथम का तुलनात्मक या कंपैरिजन करते हैं कि मिल के विचार क्या थे और बेंथम के विचार क्या थे। ठीक है, गुरु और शिष्य के विचारों में क्या समानताएं, क्या असमानताएं थी? आपको ज्यादातर असमानताएं देखने को मिलेंगी। बेंथम को देखते हैं और मिल को देखते हैं। ठीक है, एक एक करके। बेंथम ने सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर किया है। मिल ने कहा कि सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है, जबकि मिल क्या कहता है? मिल ने सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद भी करता है। यहां से क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है ये, ध्यान रखना इस चार्ट को। ठीक है, फिर मिल कहता है, सॉरी बेंथम कहता है कि सुखों को हम माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। इसने सुखों के मेजरमेंट के लिए फेलिसिफिक या हेडोनिक कैलकुलस की बात करता है। इसने 7 तरीकों से बताया है कि सुखों को हम माप सकते हैं, जबकि मिल ने बोला कि सुखों का मापन जो है संभव नहीं है। हम कभी भी प्लेजर को या हैप्पीनेस को मेजरमेंट नहीं कर सकते। बेंथम ने कहा कि हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मिल ने कहा कि सुखों को नहीं मापा जा सकता है। तो मिल और बेंथम में ये अंतर आपको देखकर चलना पड़ेगा कि मिल क्या कहता है और बेंथम क्या कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सुख प्राप्ति का साधन है, बेंथम कहता है। मिल कहता है स्वतंत्रता को साधन नहीं, स्वतंत्रता क्या है? एक साध्य है। मिल के अनुसार एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत का समर्थन करता है बेंथम। बेंथम कहता है लोकतंत्र में एक व्यक्ति होना चाहिए और एक व्यक्ति का एक वोट और उस एक वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए। लेकिन मिल ने कहा लोकतंत्र में बहुल मतदान या भारित मतदान का समर्थन करता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक वोट दे सकता है। फिर मिल आगे कहता है कि पढ़े लिखे लोगों को कितने वोट मिलने चाहिए? 5 वोट मिलने चाहिए। ठीक है, संपत्तिशाली जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको 5 वोट मिलना चाहिए, 5 वोट। तो बेंथम और मिल में यह अंतर आपको देखने को मिलेगा। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन व स्त्री मताधिकार का विरोध करता है बेंथम। वहीं पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन पर स्त्री मताधिकार का विरोध, सॉरी ये उल्टा हो गया है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन मिल नहीं करता है। ठीक है, समर्थन नहीं करता है और स्त्री मताधिकार का विरोध नहीं करता, स्त्री मताधिकार का समर्थन करता है। ठीक है, मिल स्त्री मताधिकार का समर्थन करता है और बेंथम स्त्री मताधिकार का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है,
और बेंथम कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जबकि मिल जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध और स्त्री मताधिकार का समर्थन करता है। तो ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा, अभी क्लास खत्म होने के बाद पीपीटी को करेक्ट करके को सही कर दूंगा मैं, ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए इसके लिए। एक्चुअली पीपीटी टाइप करने के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलता, इतना काम लोड वर्कलोड ज्यादा होता है जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, आगे देखते हैं। बेंथम ने गुप्त मतदान का समर्थन किया है, वहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया है। अब अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए इसने कोई योजना नहीं बताई बेंथम ने, जबकि वहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का समर्थन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, फिर बेंथम संरचनात्मक लोकतंत्र का समर्थन करता है, तो वहीं पर मिल ने विकासात्मक लोकतंत्र का समर्थन किया है। अब बेंथम ने उपयोगितावाद का आधार क्या माना? उपयोगितावाद का आधार है फिजिकल हैप्पीनेस या भौतिक सुख, तो वहीं पर मिल कहता है उपयोगितावाद का आधार क्या है? उपयोगितावाद का आधार है नैतिक सुख। अभी ये 10 क्वेश्चन जो हम कराएंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा कि मिल के उपयोगितावाद का आधार क्या है? नैतिक सुख। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जो है मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूं, ये आरपीएससी के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आरपीएससी 2020 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज देखने को मिलेंगी, एक एक पॉइंट्स जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो सब एज इट इज क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेंथम ने एक सदनी व्यवस्था व लॉर्ड सभा की समाप्ति का समर्थन करता है। बेंथम कहता है कि लोकतंत्र में या व्यवस्थापिका में या संसद में एक ही सदन होना चाहिए, जबकि आगे फिर बेंथम कहता है कि लॉर्ड सभा को क्या कर दो? समाप्त कर दो, ये बेकार है, निरर्थक है, कुछ काम नहीं है। वहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि संसद के 2 सदन होने चाहिए और लॉर्ड सभा के संगठनात्मक ढांचे में सुधार का पक्षधर था। ये मिल ने कहा कि लॉर्ड सभा होना चाहिए, लॉर्ड सभा जरूरी है, लेकिन लॉर्ड सभा में कुछ सुधार हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपैरिजन आपने देख लिया मिल और बेंथम के अंदर। तो आपको यहां पर ऑपोजिशन नहीं, यहां पर सपोर्ट्स होगा, सपोर्ट्स टू विमेन सफरेज। ठीक है, सपोर्ट्स फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं, ओपोजिस, ओपोनेंट, ओपोनेंट, ओपोनेंट फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज एंड सपोर्ट्स फॉर वीमेन सफरेज। ठीक है, तो ये बात मिल ने बोली है और इसको मैं करेक्ट कर दूंगा एक बार, अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको चार्ट दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पी शर्मा एक स्टूडेंट है हमारे। ठीक है, पी शर्मा, अब पिक्चर के थ्रू नहीं पता चलता मेल है फीमेल है। ठीक है, पी शर्मा करके आता है कमेंट उनका, तो उन्होंने कमेंट बोला था कमेंट में कि सर आप कुछ पीवाईक्यू या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पीपीटी के लास्ट वीडियोज में आप ऐड कर दीजिएगा। तो मैं उनके ही कहने पर एक थोड़ा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूं कि चलो नहीं कुछ क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाए, हो सकता है कि बच्चों की डिमांड हो, बच्चे है ना अपना एक रिवीजन के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या रिजल्ट है, आप थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। हाँ, आप ये मान के ना चलिए कि ये 10 क्वेश्चन ही इनफ है आपके लिए। ठीक है, मैं अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कार्ल मार्क्स का टॉपिक अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो कार्ल मार्क्स में भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मैं लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अब मैं जैसे मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में आपको एक क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, वैसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में भी आपको अलग से प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सबके अलग अलग क्वेश्चन, लगभग आपको 50 से 100 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज आपको देखने को, हर चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए अभी परेशान मत होइए, फिलहाल अभी 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करें। इस 10 क्वेश्चन से आपका एक माइंड में जो कनेक्टिविटी होती है क्वेश्चन को लेकर के वो आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरी चीज जो आपने ऊपर अभी तक पढ़ा हुआ है वो भी एक बार आपको दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल? तो नॉट को ध्यान में रखना। उपयोगितावाद इसकी बुक है, यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसमें प्रतिनिधित्मक शासन की बात की है, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन इसने भी लिखा हुआ है मिल ने, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स किसकी बुक है? ये है हर्बर्ट स्पेंसर की।
हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर एक उदारवादी विचारक है, खास करके नकारात्मक उदारवादी। तो हर्बर्ट स्पेंसर की ये बुक है, तो आप इसको नोट डाउन अपने क्वेश्चन में करते चलिएगा, क्योंकि आप अगर ऊपर की मिल की पुस्तकों को देखेंगे तो आपको प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जैसी कोई पुस्तक नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, जो है ये आपको हर्बर्ट स्पेंसर की बुक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधियात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? अभी जस्ट आपने पार्ट नंबर 4 में पढ़ा था कि प्रतिनिधियात्मक सरकार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो मिल ने बताया कि यह संसदात्मक सरकार होगी जिसमें कार्यपालिका जो होगी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। चंचल जी ने कमेंट भी किया था, ठीक है, वीडियो में, कि व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो बिल्कुल सही बात है। मिल ने कहा कि प्रतिनिधियात्मक शासन में क्या होगा, लक्षण क्या होगा इसका, कि जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका नियंत्रण बना के रखेगी, यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी होगी। मैंने यह भी बताया था कि हमारे संविधान में जैसे बताया गया है कि आर्टिकल 75(3) में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, पहला तो गलत नहीं है। अब देखते हैं क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्या जॉन स्टुअर्ट मिल ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी, मिल ने ऐसा बोला है? तो यहां पर एक चार्ट देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन सही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया था कि मिल ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना है इसको। ठीक है, मैंने करेक्ट करने की बात की थी। तो मिल ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन नहीं किया है। आपको ऊपर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मिल ने क्या किया है, विरोध किया है। तो 5 ऐसे कुछ उसने बातें जिसकी वजह से उसको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है। तो उसमें एक चीज और है कि उसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध किया है, अपोज्ड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, तो विरोध किया है। अब यहां क्वेश्चन क्या है ये देखिए थोड़ा सा, अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिनिधित्व जो सरकार होगी उसकी, क्या यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी? तो यही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मिल कह रहा है जो प्रतिनिधित्व सरकार होगी तो या लोकतंत्र जो होगा उसमें क्या होगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, सामान्य नागरिक को सहभागिता करने के लिए उत्साहित करेगी, ये भी सही है, और यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर भी आधारित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है। तो ए, सी और डी सही है, बी वाला गलत है, क्योंकि मिल ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित किसी भी शासन का समर्थन नहीं किया, बल्कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इसने विरोध किया। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए मैं आपको एक एक प्रूफ, एक एक लाइंस को आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए पीपीटी में, भागने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये मेरे अपने मन के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 या शायद 2018 के पेपर में, आई थिंक इसी ऐसे कोई क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, मैंने वहां से क्वेश्चन लिया इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एज प्रोपाउंडेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल? It will be parliamentary government and in which the executive will be answerable to the legislature। तो बिल्कुल करेक्ट है, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होगी लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, इट विल बी बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का इसने ओपोनेंट किया है, विरोध किया है। इट इनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन सिटीजन्स, तो बिल्कुल सही है। मिल कहता है कि जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होगा इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो बिल्कुल सही है, मिल कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे माइनॉरिटी जो हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है, तो बिल्कुल सही है, वेपर कहता है कि मिल क्या है, एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। कारण क्या है, कथन तो हमने देख लिया, कथन तो सही है, सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या सभी लोग जो हैं दुनिया भर में सब लोकतंत्र के अनुसार अपने आप को ढालते हैं? तो नहीं। क्या नॉर्थ कोरिया में भी लोकतंत्र है? नहीं। ठीक है,
तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि कथन सही और कारण गलत। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल रिलक्टेंट डेमोक्रेट्स, तो बिल्कुल सही है। ऑल पीपल आर कंपेटेबल विद द डेमोक्रेसी, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जे एस मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब यहाँ पर सही कथनों का पहचान करना है ना। थोड़े से ये सब क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मैं अभी कुछ बनाया नहीं अपने मन से क्वेश्चन, ये सब PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो मैं PYQ के आपके क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो इसमें आपको मैं याद दिला दूं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन, जिससे कि आपको एक तो आपका कनेक्टिविटी अच्छे से टॉपिक से बन जाए। दूसरी चीज, आपने ऊपर जो PPT को हल्के में लेके अभी तक पढ़ा है उसको आप अच्छे से एक बार दोबारा से पढ़ें, जिससे कि आपको पता चले कि जो जो लाइनें लिखी गई हैं, एक एक लाइन, वो सब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब कौन सा कथन सही है, राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है, क्या ये सही है। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, कल्याण संबंधी नीतियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो मिल ये कहता है कल्याण संबंधी नीतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो गलत है। मिल कहता है कल्याण से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है, तो ये भी गलत है। मिल कहता है कि राज्य का बहुत ज्यादा कार्य सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य कुछ हस्तक्षेप करता रहना चाहिए, राज्य के द्वारा उचित हस्तक्षेप होना चाहिए, बिल्कुल राज्य सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वसंबंधित कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, तो गलत है। मिल कहता है स्वसंबंधित कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप वही होगा जहां पे दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप उचित है, यानी जहां पर हानि का सिद्धांत लागू होगा, अदर रिगार्डिंग एक्शन जहां पर आएगा, वहां पर जो है स्टेट का इंटरफेयर उचित है। तो इस आधार पर आपका केवल और केवल 4 ऑप्शन सही होता है, इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। इट इज प्रॉपर फॉर द स्टेट टू एंगेज इटसेल्फ इन अ लिमिटेड फंक्शन, तो ये भी गलत है। वेलफेयर पॉलिसीज आर मोर इंपॉर्टेंट, वेलफेयर से ज्यादा लिबर्टी इंपॉर्टेंट है मिल के लिए। ठीक है, स्टेट इंटरवेंशन इन सेल्फ रिलेटेड फंक्शन या सेल्फ रिलेटेड एक्शन, दो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मिल कहता है कि अदर रिगार्डिंग एक्शन में जो है, अदर रिगार्डिंग एक्शन में जो है स्टेट का इंटरफेयर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। स्टेट इंटरवेंशन इन फंक्शन रिलेटेड टू द अदर्स इज अ प्रॉपर, ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो केवल और केवल आपका 4 सही होगा। मिल अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार, ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, थॉट्स ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या कंसिडरेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिलने क्या प्रतिपादित किया है, मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो, तो क्या यह बात सही है मिल कहता है, तो बिल्कुल मिल कहता है। क्या मिल ने गुप्त मतदान या मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए, क्या ये सही है, तो मिल कहता है कि मतदान जो है गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं, बल्कि मतदान जो होता है खुला होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त मतदान का समर्थन कौन करता है, गुप्त मतदान का समर्थन, सीक्रेट बैलेट का समर्थन जो है वो बेंथम करता है। ठीक है, तो अभी तक ए और बी दोनों सही है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। मिल कहता है जो पढ़े लिखे संपत्तिशाली लोग हैं उनको 5 वोट देने का राइट है, तो इस आधार पर आपका तीनों आंसर सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन उपरोक्त तीनों सही है। वोटिंग शुड बी गिवन ओनली टू दोज हु कैन रीड एंड राइट एंड हैव नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, तो बिल्कुल सही है। वोटिंग शुड नॉट बी डन बाय सीक्रेट बैलेट, तो बिल्कुल सही है। मिल कहता है कि जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू नहीं बल्कि ओपन बैलेट होना चाहिए। ठीक है, सीक्रेट बैलेट को कौन सपोर्ट करता है, बेंथम कहता है सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, बेंथम। ठीक है, पीपल विद द हायर एजुकेशन शुड हैव द राइट टू द कास्ट मोर देन 1 वोट, मैक्सिमम 5 वोट्स। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया था पढ़ाते टाइम कि उसका अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सिद्धांत जो है
किस बेस पर टिका हुआ है? तो बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किस में माना था? तो बेंथम ने राजनीतिक आधार पर माना था, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत कहां से दिया है? तो उसका आधार है नैतिकता पर। ठीक है, आपको एक बार दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन, कहां पे मैंने आपको बताया था कि यही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। ये देखिए, बेंथम के उपयोगितावाद का आधार क्या है? भौतिक सुख है, जबकि मिल के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का आधार क्या है? नैतिक सुख है। उपयोगितावाद का आधार नैतिक सुख है। मैंने आपको बताया भी था, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने हल्के में ले लिया चार्ट को शायद से, है ना? तो कुछ भी चीज आप हल्के मत लीजिए, ये सारी चीजें जो लिखी जाती है ना, ये एक एक एनालाइज करके चीजों को लिखाता है। ऐसे नहीं लिख दिया जाता कि हाँ सर ने लिख दिया तो आप पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। ठीक है, वो मर्जी आपकी है, पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो आप हल्के में पढ़ लीजिए, जो आपको करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अपने शरीर, मस्तिष्क और मन के स्वामी हैं मिल के अकॉर्डिंग, तो आप अपने हिसाब से करिए, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो आपको अपने हिसाब से करना है चीजों को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में देखते हैं भी। जॉन स्टुअर्ट मिल एस्टैब्लिशेस द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। तो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, इसमें हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अ मोरालिटी। ठीक है, तो मिल की अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का आधार क्या है? नैतिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने आत्मपरक और परात्मपरक, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की बात कौन कर रहा है, एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात कौन कर रहा है? आपको सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, स्व संबंधित कार्य और पर संबंधित कार्यों के बीच अंतर किसने किया है? तो जेएस मिल ने किया है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है। ये आपको आप पहले से ही बता दिया गया है, पीपीटी में सारी चीजें आपको लिखी मिल जाएगी, पढ़ाया हुआ है। ये सब सारे क्वेश्चन आरपीएससी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, हरियाणा पीजीटी और नेट जेआरएफ में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया इसमें, जब मैं मन से क्वेश्चन बनाऊंगा तो इसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मेड अ डिस्टिंक्शंस बिटवीन सब्जेक्टिव, या इसे कुछ सेल्फ रिगार्डिंग या अदर रिगार्डिंग में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जेएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। तो मैंने आपको बताया था कि राज्य के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के क्या विचार हैं। तो मिल कहता है कि राज्य की उत्पत्ति या राज्य जो है व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम है, इच्छा शक्ति का परिणाम है। मिल ने न तो उदारवादियों के सिद्धांत को फॉलो किया और न ही जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को फॉलो किया। ठीक है, राज्य के संदर्भ में मिल कहता है कि राज्य क्या है? एक विकासात्मक संस्था है, एक विकास का परिणाम है, लोगों की इच्छा शक्ति का परिणाम है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर कथन के साथ कारण क्या है? कारण इसलिए कि इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि इसका एक गुणात्मक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। इस आधार पर कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए असर्शन 8 में देखते हैं। फॉर जेएस मिल बिल इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? रीजन आप जब भी देखें तो बिकॉज लगाएं यहां पर। ठीक है, बिकॉज लगा देंगे तो आपको, जैसे आपने कथन पढ़ा, तो कथन पढ़ने के बाद अगर यहां पर क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि लगाकर कारण पढ़ेंगे, तो क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि इसका एक गुणात्मक संबंध भी होता है इच्छा शक्ति का। तो तब आप जो है एक ऊपर और नीचे वाले यानी ए और आर का क्या कर सकते हैं? मैचिंग कराकर एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप वहां पर सीख सकते हैं। ठीक है, will is not only numerically depend but has a qualitative basis, and the wills that create institutions take the form of a beliefs। तो कोड है इसका ए वाला सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, और एक्सप्लेनेशन भी आर ए की कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा होगा कि बेंथम के उपयोगितावादी संबंधी विचारों को इसने क्या कर दिया था? नकार दिया था। और इसी संदर्भ में कहा जाता है कि मिल ने कहा कि मैं वह पीटर हूं जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जॉन स्टुअर्ट मिल आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बोला भी था, याद कर लेना आप। ठीक है, एंड आई एम दैट पीटर हु डिसओबेड हिज मास्टर। तो जॉन स्टुअर्ट मिल। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जीएस मिल द्वारा किया गया है?
है ना। यानी कि मिल ने किस पहलू का समर्थन किया है, महिलाओं के मताधिकार का किया है। बेंथम का समग्र उपयोगितावाद का समर्थन किया है, तो गलत। विवाहिता महिला संपत्ति विधेयक, महिलाओं के जो विवाहित महिलाएं हैं उनको संपत्ति का अधिकार उनके लिए होना चाहिए, संपत्ति संबंधी विधेयक उनके लिए होना चाहिए, तो मिल ने इसका समर्थन किया है। पितृसत्तात्मक का समर्थन मिल ने किया है, तो गलत। मिल तो कहता है पितृसत्तात्मक कारण ही क्या है, पितृसत्तात्मक ही महिलाओं की निम्नतर स्थिति का कारण है। अभी हमने जस्ट बार बार यही चीज समझी थी लास्ट वाली, अभी पीपीटी खत्म होने से पहले, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी, ए और सी सही है। ए और सी किसमें, ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज डिफाइंड बाय जेएस मिल, विमेन्स राइट का सपोर्ट किया है, बिल्कुल सही है। बेंथम्स होलिस्टिक यूटिलिटरिज्म को सपोर्ट किया है, तो नहीं किया है इसने। मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी बिल, तो ये सपोर्ट किया है। पैट्रियार्की को सपोर्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से ए और सी वाला करेक्ट हो जाएगा और बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सही पूछा है किसका समर्थन किया है, किस पहलू का इसने बचाव किया है। तो आज का यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। पूरे आपका ये 10 क्वेश्चन तो मैं और भी ऐड कर सकता था, लेकिन जब मुझे अलग से चीजों को पढ़ाना है, मिल को हम 50-60 क्वेश्चन में करेंगे, तो हम 10 क्वेश्चन में क्यों अभी यहाँ पर टाइम इतना हमारे पास नहीं है। हमें और भी चीजें अभी आगे कवर करनी है। थिंकर्स पहले एक बार कवर हो जाएं, फिर हम क्वेश्चन को एक एक थिंकर्स पर करेंगे, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सब पर एक एक 100 क्वेश्चन की, 50-50 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस लगाएंगे और वहां पर और डिटेल में चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना प्रैक्टिस जरूर करें और क्वेश्चन को बार बार देखें, क्वेश्चन को रिपीट करें, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो नेट के पेपर में आए हो, ये तो 2018 के पेपर में आए हुए नेट के, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको एक आइडिया मैंने दे दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, पूछे नहीं जाते, पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा कार्ल मार्क्स के ऊपर होगा अगला टॉपिक। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।